हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीर एंकर्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी हरियाणा जुडिशरी के लिए। और हरियाणा जुडिशरी में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्ट बड़ा है, टोटल 511 सेक्शंस हैं। स्टूडेंट्स के लिए कई बार बहुत डिफिकल्टी होती है ये चॉक आउट करने में कि प्रीलिम्स के लिए कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है और दोनों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडियन पिनल कोड की बात करें और हम ये देखें कि हरियाणा में इंडियन पिनल कोड से किस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो हमने देखा कि सेक्शन बेस्ड और इंग्रेडिएंट बेस्ड क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, साथ साथ वो लोग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अगर इलस्ट्रेशन बेस्ड भी बहुत सारे हैं, मैगजीन बेस्ड भी बहुत क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर तो देख ही लिया होगा। और ये जो आईपीसी की हम एक सीरीज स्टार्ट किया है मैंने आज, जिसमें कि मैं आईपीसी के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको बताऊंगी। आज जो पहला लेक्चर है उसमें मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताऊंगी कि इंडियन पिनल कोड 1860 वाज ड्राफ्टेड बाय मैकालो। राइट, आपको पता होगा कि जब मैकालो के साथ 3 और कमिश्नर्स थे, एक मैकलॉट, एक एंडरसन और एक मिलेट। 3 और कमिश्नर थे, एंडरसन, मैकलॉट एंड मिलेट। ये फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। दिस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय फर्स्ट लॉ कमीशन and it came into force on 1st January 1862। इसका इन्फोर्समेंट डेट था 1st January 1862। टोटल जो सेक्शंस हैं ओरिजिनल आईपीसी में वो 511 हैं। आईपीसी को पढ़ने के लिए आपके दिमाग में कुछ एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पहले हम कितने भाग में हम आईपीसी को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो सेक्शन 1 to 5 होगा, फिर सेकेंड पार्ट जो होगा वो सेक्शन 6 to 52A होगा। तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आईपीसी एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अब यहां से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर आप देखें सेक्शन 1 को, कि दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अब इससे क्या सवाल बनता है, ये एनफोर्समेंट डेट जानना चाहता है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन डेट का एनफोर्समेंट डेट कौन सा है? एनफोर्समेंट डेट है 31st October 2019 is the enforcement date of Jammu and Kashmir Reorganization Act। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सेकेंड जो सेक्शन कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। सेक्शन सेकेंड कहता है कि सेक्शन 2 बोलता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया, every person, they are using the word every person shall be liable। अब पर्सन को हम देखेंगे कि पर्सन की डेफिनेशन कहां दी हुई है। कहता है सेक्शन 2, every person shall be liable to be punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। they are using the word person। अब पर्सन की परिभाषा सेक्शन 11 में दी हुई है। सेक्शन 11 बेसिकली टॉक्स अबाउट आपका जनरल एक्सप्लेनेशन के कैटेगरी में वाले चैप्टर में आता है, और सेक्शन 11 कहता है कि पर्सन कौन होते हैं। पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। देखिए, एक बात को समझना बहुत जरूरी है। जब हम एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को समझेंगे तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में 4 बातें हो, 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पहला, ह्यूमन बीइंग को हम एज अ पर्सन समझ सकते हैं। दूसरा, इविल इंटेंट को हम मेंस रिया समझ सकते हैं। और तीसरा कहता है एक्ट और ओमिशन, और चौथा कहता है इंजरी टू अनदर पर्सन। जो पहला इंग्रेडिएंट है ह्यूमन बीइंग और पर्सन, तो पर्सन जो है हमारे आईपीसी में डिफाइंड है। पर्सन हमारे आईपीसी में सेक्शन 11 में डिफाइंड है, और वो कहता है कि वो पर्सन कौन होता है, यानी कंपनी और एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब
पर्सन की कैटेगरी में देखें तो पर्सन के केसेस में अगर कोई मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में देखेगा कि आर्टिफिशियल पर्सन को हम पेनलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके ऊपर मॉनेटरी पनिशमेंट उनको इंपोज कर सकते हैं। क्योंकि फाइन को अगर हम देखें, पनिशमेंट, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में अगर हम जाएं, तो अगर हम टाइप ऑफ पनिशमेंट में सेक्शन 53 से रिलेट करेंगे तो डेथ सेंटेंस, लाइफ imprisonment which is classified into two category, rigorous and simple, fine and forfeiture of property। तो अगर कोई कंपनी या आर्टिफिशियल पर्सन है तो उनको हम मॉनेटरली उनके ऊपर पनिशमेंट इंपोज कर सकते हैं। तो every person who commit the offense within the territory of India, to them Indian Penal Code is applicable। Now, if you commit outside the territory of India, but if you are an Indian citizen beyond the territory of India, to you also IPC is applicable. That is in applicability of IPC beyond the territory of India. Punishment of the offences committed beyond the territory of India. Then next is section 4, that if you are committing an offence targeting the computer resource located in India, then to you also to IPC will be applicable। Then next category is any citizen of India who is in place without and beyond India, on you also IPC is applicable। Any ship or aircraft which is registered in India, and whoever is targeting that, whoever commits this offense on that ship or aircraft which is registered in India, to them also IPC is applicable, right। अब बात आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो कि जनरल एक्सप्लेनेशन में आता है और कहता है कि एवरी ऑफेंस, एवरी पेनल प्रोविजन, सेक्शन 6 जो बेसिकली कहता है एवरी ऑफेंस, एवरी पेनल प्रोविजन विल बी सब्जेक्ट टू illustration, will be subject to general exception। कह रहा है कि जितने भी ऑफेंसेस हैं, जितने भी इलस्ट्रेशन है, जितने भी पेनल प्रोविजन आईपीसी में है, वो सब सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन होगा। अब आप लोगों को पता है ना कि जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 to 106 में डील कर रहा है। और इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को समझेंगे, सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। कह रहा है कि जितने भी पेनल प्रोविजन है, जितना भी इलस्ट्रेशन है, वो सब सब्जेक्ट टू जनरल एक्सप्लेनेशन होगा। क्योंकि हमने एक बार मेंशन कर दिया है, हम बार बार उस चीज को मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन जब कभी भी हम कोई प्रोविजन पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन होगा। और जनरल एक्सेप्शन कहां से कहां तक दिया हुआ है? सेक्शन 76 से 106 तक दिया हुआ है। अब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात है कि जब कभी भी whenever any offense is committed, the court will always presume that in any case that none of the general exception or special exception applied in the case of accused. The burden of proving general exception is on the accused। ये बर्डन कि मेरे केस में जनरल एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा है, ये बर्डन है किसके ऊपर? अक्यूज के ऊपर। Because court will always presume that none of the general exception apply, and the provision is given under section 105 of Indian Evidence Act, right? 105 of Indian Evidence Act, right? अब मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में अगर हम जाएंगे तो हमने देखा पर्सन की परिभाषा सेक्शन 11 में दी हुई है। दूसरा मेंसरिया हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि actus non facietorium nisi mens cetera। The act is not guilty unless it is accompanied by the guilty mind, right? This is another very important maxim। The third is act or omission। जो तीसरा एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ क्राइम है, वो कहता है एक्ट और ओमिशन। आपने आईपीसी पढ़ रहे होंगे, आपने देखा होगा सेक्शन 32 बात करता है कि एक्ट इंक्लूड्स द इलीगल ओमिशन। कह रहा है एक्ट इंक्लूड्स द इलीगल ओमिशन, द ओमिशन हैज टू बी इलीगल, राइट? इलीगल ओमिशन होना चाहिए। और वहीं पे सेक्शन 33 कह रहा है कि एक्ट इंक्लूड्स द सीरीज ऑफ एक्ट और ओमिशन इंक्लूड्स द सीरीज ऑफ ओमिशन, राइट? अब जो फोर्थ एलिमेंट है वो ये कह रहा है इंजरी टू एनी अदर पर्सन। क्राइम तो तभी बनेगा ना जब किसी दूसरे को हम हार्म पहुंचाएं, हम किसी दूसरे को इंजरी पहुंचाएं। अब बारी आती है कि इंजरी क्या है। इंजरी पे जानना बहुत जरूरी है। इंजरी की परिभाषा सेक्शन 44 में दी हुई है। इंजरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 44 which talks about that injury denotes any harm whatever is illegally caused to body, mind, reputation and the property।
इंजरी ऐसा कोई भी हार्म जो इलीगली कॉज्ड हो, किस चीज को, बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को और प्रॉपर्टी को. Clear to everyone? So these are the elements of the crime. Section 6 we are clear. Now coming back to section 7. Section 7 says that sense of expression once explained, it will be taken as it is. अगर explanation में कोई भी चीज समझाई गई है जनरल एक्सेप्शन में, तो throughout IPC हम उसी तरह से उसको समझेंगे. Then coming back, another important section is section 11. Section 11 मैंने आपको बता दिया person. उसके बाद हमें पढ़ना है section 19 which defines judge. जज क्या होता है, जज कौन होते हैं. सेक्शन 19 के हिसाब से वो व्यक्ति, उन व्यक्ति को हम जज बोलते हैं जो किसी केस में एक डेफिनेट जजमेंट दे सके. Judge denotes not only every person who is officially designated as a judge, but also every person who can give a definite judgment in any legal proceeding. किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में जो डेफिनेट जजमेंट दे सकता है, हम उनको क्या बोलते हैं, जज बोलते हैं. राइट, वी कॉल दैट पर्सन एज अ जज. और वो जजमेंट डेफिनेट हो अगर विच इज इफ नॉट अपील अगेंस्ट और वुड बी डेफिनेट अगर वो जजमेंट अपील में भी जाता है एंड इट इज कन्फर्ड बाय सम अथॉरिटी. राइट, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ जज हु इज empowered to give such judgment. Then next important section is section 20 which talks about court of justice. Court of justice में जो जज होता है denotes a judge who is officially designated to act judicially alone. आपको समझना पड़ेगा कि जो court of justice के जज होते हैं they are officially designated to act as judicially alone. कल आगे की सीरीज हम कल करेंगे. स्टे ट्यून फॉर अनदर सीरीज ऑफ IPC preliminary question which we can also call as an IPC preliminary question series. Thank you everyone.